हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम आप देख रहे हैं। वेलकम टू एक्सीलेंस स्टडीज़। और एक्सीलेंस स्टडीज़ के ऊपर जैसे कि आप जानते हैं अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन इकॉनमी फॉर जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स। ठीक है, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए हम इंडियन इकॉनमी को पढ़ रहे हैं। और एज ऑफ नाउ जेकेपीएसआई सब इंस्पेक्टर और फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आन रहे हैं। देयर आफ्टर वीएलडब्ल्यू की कुछ पोस्टें हैं। ठीक है, फॉरेस्टर या फिर आने वाले फ्यूचर में आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं एंड आप जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट रहेगी। ठीक है जी। इससे पहले हमने ऑलरेडी क्या चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो बेसिक है इकोनॉमिक्स के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की जो भी बेसिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैंने आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो चीज़ें शेयर की थी कि इंडियन इकोनॉमी बच्चों को क्यों रफ सब्जेक्ट लगता है। तो एज ए सोल्यूशन फॉर दैट मैंने इंडियन इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी करके दो वीडियोस में मैंने वो एलिब्रेट किया था। ठीक है, कि इंडियन इकोनॉमी का एक आपको बैकग्राउंड दिया था कि इंडियन इकोनॉमी किस टाइम पे कैसी कैसी थी। सो दैट जैसे आज का मेरा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज है 5 ईयर प्लान्स जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो आप अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी। आप उन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपने ये वीडियोस देखी हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको क्या करना है, चैनल के ऊपर जाना है। ठीक है, हमारे चैनल के ऊपर जाना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट्स में जाना है। प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनी होगी इंडियन इकोनॉमी फॉर जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स, उस पर क्लिक करना है। तो जो भी वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में अवेलेबल में ही मिलेंगी। इसके अलावा आने वाले कुछ वक्त में, कुछ टाइम में हम ये 2-3 लेक्चर्स या 5-6 और लेक्चर्स में इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट जो भी जेकेएसएस में पूछी जाती है, जितनी भी जेकेएसएसबी के लिए ज़रूरी है वो हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आपको एक और गुड न्यूज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको कहा था, एक रिक्वेस्ट की थी आपके साथ कि अभी थोड़ा चैनल की रीच कुछ खास नहीं बन रही है। तो 5.8 के मेरे अभी सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैंने एक टारगेट रखा है कि मैं एक ऐप लॉन्च करूँगा। ठीक है, इसके रिलेटेड कि आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, फ़िलहाल अभी मेरे पास कोई ख़ास टीम नहीं है, तो एक दो दिन ये वीडियो लेट आ रहा है। और ये वीडियो सैटरडे को आना चाहिए था बट सैटरडे को नहीं आया, संडे को भी नहीं आया, मंडे को भी नहीं आया। आज आ रहा है बिकॉज कुछ मैं अपनी टीम को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो दैट अभी जैसे मैं अकेला हूँ तो एट ए टाइम एक ही कंपोनेंट ले पा रहा हूँ। तो अगर मेरे पास टीम होगी तो दिन के 3-4-5 वीडियोस हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग 1-2 कंपोनेंट एट ए टाइम हमारा चलता रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमारे ये सब्सक्राइबर्स जो बेस है इसको 5.8 के से 10 के तक पहुंचाना है। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को। और बाकी आज का जो टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर एग्ज़ाम में, अगर अब आपको ये तो अनएक्सपेक्टेड होता है ना कि एग्ज़ाम में क्या आता है, क्या चीज़ें आती, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम में 5 ईयर प्लान्स जो ये हमारा टॉपिक है, अगर इसमें से कुछ भी अगर एग्ज़ाम में आता है तो इस वीडियो से बाहर से नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बिकॉज इस वीडियो में पूरा जो भी नोट्स हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, तो हमारा एग्जामिनर अक्सर और बेशतर यही कोशिश करता है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएं वो कहाँ से पूछे जाएं, वो एनसीईआरटी बेस्ड हों। तो ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं जो मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दूंगा। आई एम सॉरी, थोड़ी तबीयत ख़राब है आज, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पे देना ज़रूरी समझूंगा कि हमने लास्ट वीडियोस में हमने क्या डिस्कस किया था, या लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों की जाती है। तो इन नटशल मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक प्लानिंग होती है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से नेशनल प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने देश में ही उनको यूज़ किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, उधर ही यूज़ किया जाए। ठीक है, अपने कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए, तो उसको हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इन इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है, तो जिनको हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कहते हैं। ठीक है जी,
इतना आप समझिए। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होती हैं उनके कुछ गोल्स होते हैं, ठीक है? इकोनॉमिक पॉलिसी हम क्यों बनाते हैं? बिकॉज़ हमें कुछ गोल्स या जो हमें कुछ टारगेट्स वगैरह जो होते हैं वो अचीव करने होते हैं। तो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उनमें एक तो आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है? एक आते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स में मैंने आपको समझा दिया हुआ, जैसे एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे हुए थे 1991 में, ठीक है? लिबरलाइजेशन वगैरह वगैरह। तो उनको हम लॉन्ग टर्म गोल्स में लेते हैं, मतलब जिसमें हम क्या करते हैं कि एक टाइम पीरियड सेट करते हैं से 20 साल का। 20 साल लॉन्ग टर्म में आ जाता है ना। 20 साल का एक टाइम पीरियड सेट कर देते हैं और कहते हैं कि जी आज हमारे एग्रीकल्चर की ये हालत है तो 20 साल में हम अपने एग्रीकल्चर को ये बना देंगे। आज हमारी इंडस्ट्री की ये हालत है तो 20 साल हम अपने बाद हम अपनी इंडस्ट्री को ये बना देंगे। तो उनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो इसको यूज़ करते हैं हम, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 5-5 साल के लिए 5-5 साल के लिए हम कुछ गोल्स वगैरह सेट करते हैं और हमारी कोशिश यही रहती थी कि इन आने वाले 5 सालों में हम कुछ टारगेट्स सेट कर देते थे और वो कोशिश करते थे कि ये टारगेट जो है हमारे वो कंप्लीट हो जाए। तो आज का ये लेक्चर में शुरू करने से पहले अगर आप इससे नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो नोट्स के लिए आप सिंपल सा एक चीज़ करेंगे। इसमें से आपको टेबल बनाना है, ठीक है? टेबल बनाना है, एक इस तरह से टेबल बनाना है। टेबल में पहले तो आपने लिखना प्लान, कि कौन सा प्लान था, ठीक है? कौन सा प्लान था। दूसरा आपने लिखना है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स ही पूछे जाते हैं। तीसरा आपने ये भी लिखना है, तीसरा आपने ये लिखना है कि टारगेट ग्रोथ क्या थी। और लास्ट आपने लिखना है अचीव्ड ग्रोथ क्या थी। आपने ये टेबल बनाना है, ठीक है? मैंने ये कम से कम 30-40 स्लाइड्स में ये पूरा लेक्चर कंपाइल किया है, आपने एक ही पेज पे बनाना है, ठीक है? और उसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन इन ऑब्जेक्टिव्स को लर्न करने के लिए आपको एक बैकग्राउंड की ज़रूरत है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ, ठीक है? तो 70 years ago, on 19th July 1951, India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru presented the first 5-year plan on the Parliament of India. ठीक है? तो क्या होता है आज से 70 साल पहले, जब हम 1947 में हम आज़ाद होते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप होता है, ठीक है? और 1951 में जो सिलसिला है 5 ईयर प्लान्स का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है? 5 ईयर मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग का ये हिस्सा था कि हमने 5 साल तक क्या करना है, कोई एक स्पेसिफिक पीरियड ले लेना है, उसमें कुछ अपने टारगेट सेट करने हैं और अगले 5 साल तक हमने उन टारगेट्स को अचीव करना है। तो ये जो 5 ईयर प्लान का सिलसिला है ये आज से पहले यानी 9 जुलाई 1951 में कौन शुरू करते हैं, हमारे देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब। कहाँ पे, इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने ये पेश किया। अब यहाँ पे देखो ये काम कौन करता है, ये किससे सलाह लेते थे? प्लानिंग कमीशन जो थी 1951 सॉरी 1950 में नई प्लानिंग कमीशन थी, ये अपनी रिकमेंडेशंस देती थी, ठीक है? किसको? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, एनडीसी, जो कि 1952 में सेटअप हुई थी, ठीक है? ये चीज़ें आप याद रखना कि प्लानिंग कमीशन कब बना था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जवाहरलाल नेहरू साहब ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो दिया था, ये 5 ईयर प्लान क्या था, क्या चीज़ें थी? 5 year plans were a formal model of planning adopted by the Indian government after independence for a balanced and effective utilization of resources. मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। मैंने आपको कहा ना इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग होता है कि आपके कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उनको अपनी कंट्री के अंदर क्या करके, मैन्युफैक्चर करके या उनको यूटिलाइज करके अपनी ही कंट्री के अंदर, मतलब अपनी नेशनल प्रायोरिटीज़ के हिसाब से अपनी नेशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएं, उनको हम बोलेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है? उस चीज़ को हम इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और एक शॉर्ट शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है? अब जब हम आज़ाद होते हैं, मैंने आपको पूरा एक इसका आपको एक स्केच बना के दिया हुआ है, लास्ट वीडियोस में देख लीजिएगा उनको भी। तो जब हम आज़ाद होते हैं तो हम उस टाइम पे ना एक कंफ्यूज सी स्टेट में हैं, ठीक है? हम कंफ्यूज स्टेट में हैं क्योंकि हम 200 2 ढाई 300 साल 200 साल की गुलामी है। यहाँ से हम आज़ाद हुए हैं और हमें स्क्रैचेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अंग्रेज जो है, ब्रिटिशर्स जो है, वो हमारी वेल्थ को ड्रेन करके ले गए हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें जो भी स्टार्ट करना पड़ेगा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम स्टार्ट क्या करें, कैसे करें? तो हमने जो अपना एक मॉडल सेटअप किया कि हम किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स का मतलब जो 5 ईयर
प्लान का मॉडल जो है वो अडॉप्ट किया। इन्होंने क्या कहा कि हम 5-5 साल का एक टाइम पीरियड लेंगे, इसमें हम कुछ-कुछ टारगेट सेट करेंगे और 5 साल के बाद फिर उनको अचीव करके नेक्स्ट 5 साल में कुछ और टारगेट्स लेंगे, देयर आफ्टर हम ये जो डेवलपमेंट का सिलसिला है उसको जारी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि द प्लानिंग वाज डन बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन मार्च 1950। तो ये प्लानिंग प्लानिंग का काम किसका था? प्लानिंग का काम किसका था? प्लानिंग का काम हमने दे दिया था प्लानिंग कमीशन को, जिसको जो कब बनी थी 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन बनी थी। ये उस टाइम पे क्या करती थी कि ये जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं ना, इसके रिकमेंडेशंस किसको देती थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, और फिर ये फर्दर इसको इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह यहाँ से होती थी, ठीक है। लेकिन जो नेशनल प्लानिंग कमीशन थी ना, ये 5 ईयर प्लान के लिए जो भी एक्सक्यूज मी तो ये जो 5 ईयर प्लानिंग में जितना भी पैसा या जितने भी फंड्स एलोकेट होते थे वो कौन देता था? ये नेशनल प्लानिंग कमीशन ये फंड्स वगैरह देती थी, ठीक है। द कमीशन डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स फर्स्ट चेयरमैन हु वाज नेहरू हिमसेल्फ। तो ये नेशनल प्लानिंग कमीशन क्या थी? ये अपनी रिकमेंडेशंस रिकमेंडेशंस नहीं, हम इसको रिकमेंडेशंस नहीं कह सकते, हम इसको कहते हैं कि ये जो भी प्लान होता था वो नेशनल प्लानिंग कमीशन ही सेट करता था। और ये अपनी रिपोर्ट नेशनल प्लानिंग कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता था? अपने चेयरमैन को। नेशनल प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू साहब। तो नेहरू साहब को ये रिपोर्ट करते थे डायरेक्टली। आज के टाइम पे हम देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में हमने शायद पढ़ा है पहले, या मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बाद में दे दूंगा, फिलहाल जब जरूरी होगा। तो यहाँ पे जो काम ये प्लानिंग कमीशन कर रहा था, आप समझिए कि नीति आयोग को उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जबकि हमें ऐसा लगा कि ये 5 ईयर प्लान्स वाला सिलसिला जब हमने ख़त्म किया, ठीक है। आपने देखा कि जब एनडीए गवर्नमेंट आती है, मोदी जी आते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसको प्लानिंग कमीशन को ही बंद कर दिया, ठीक है। और उन्होंने नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया। अब नीति आयोग का मोटा मोटे तौर पर ये देख लीजिए कि उसका फंक्शन सेम एज वही है जैसा प्लानिंग कमीशन का था, विद मोर और लेस उसमें अमेंडमेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि प्लानिंग कमीशन क्या फंड्स वगैरह एलोकेट कर सकता था, लेकिन इसके पास फंडिंग का कोई इशू नहीं है, मतलब वो फंड्स वगैरह एलोकेट नहीं कर सकता, ये बस अपना एक थिंक टैंक है, ये अपने रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। इसमें प्लानिंग कमीशन में क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स की कोई ज़्यादा खास भागीदारी नहीं होती थी जब प्लानिंग की बात की जाती थी। तो नीति आयोग में क्या किया कि नीति आयोग में सभी, मतलब जैसे हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होगा, यूटी का लेफ्टिनेंट मतलब एलजी साहब होंगे, गवर्नर्स वगैरह होंगे, वो इस पॉलिसी मेकिंग में काम करेंगे। तो पहले जो स्टेट का पॉलिसी मेकिंग में खास कोई रोल नहीं था, तो नीति आयोग इसलिए शिफ्ट किया, मतलब इसको रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से, ठीक है जी। द कमीशन डायरेक्टली रिपोर्टेड टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन था, ये अपने रिकमेंडेशंस या जो भी इसका सिस्टम था वो किसको रिपोर्ट करता था? प्राइम मिनिस्टर, यानी अपने चेयरमैन को। चेयरमैन कौन होता था? प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू साहब। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब 5 ईयर प्लान्स वगैरह स्टार्ट कर दिए, तो 5 ईयर प्लान, पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, मतलब शुरू किया या इंट्रोड्यूस हुआ 1951 में। ये कब तक चला? 56 तक। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स आपको तभी याद होंगे जब आपको उसका बैकग्राउंड याद होगा। तो ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। ये पढ़ने से पहले, 5 ईयर प्लान पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या होंगी, सिचुएशन क्या थी। अब सपोज करो आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आप कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस सेट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके सामने, ये आपकी टेरिटरी है, मैं आपके सामने आपको कहता हूँ कि जी हमारी टेरिटरी में प्रॉब्लम है फूड क्राइसिस की या फूड शॉर्टेज की। तो आप इसके ऊपर, आप देखो क्या करना है, ठीक है। आप देखोगे पहली प्रॉब्लम मेरे पास फूड की है, दूसरी प्रॉब्लम मेरे पास एजुकेशन की है, तीसरी प्रॉब्लम मेरे पास कुछ और है। तो आप सबसे पहले देखोगे यार, सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है फूड, ठीक है। तो मैं कोई भी प्लानिंग करूंगा तो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के करूंगा कि मेरा जो मेरे यहाँ पे जो फूड क्राइसिस है उसको ओवरकम किया जा सके। स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझ आया मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि एक बैकग्राउंड आपको सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके सामने एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे फूड नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे फूड नहीं है। आप ऐसी किसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आप प्लानिंग कर सकते हो, तो आप क्या करोगे?
ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपका सबसे पहला फोकस होगा कि मैं कुछ ऐसी प्लानिंग करूं जिससे मेरी ये फूड की जो शॉर्टेज है वो ओवरकम हो सके, वो दूर हो सके। तो यही हमने देखना कि 1951 से 56 तक हमने क्या ही प्लानिंग की होगी। स्टूडेंट्स, हम क्या ही प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखना है कि उस वक्त पे सिचुएशन क्या थी। जब हमें सिचुएशन का पता चल जाएगा तो हम ऑटोमेटिकली गैस कर लेंगे कि हाँ, इस दौर में ये इसके टारगेट्स या गोल्स वगैरह रहे होंगे, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज 1947 में, हर एक वीडियो में मैंने इस चीज़ की बात बताई कि 1947 में हम सिर्फ आज़ादी नहीं हुए, हमारा पार्टीशन भी हुआ, ठीक है, हमारा पार्टीशन भी हुआ। जब स्टूडेंट्स पार्टीशन हुआ तो यहाँ से रेफ्यूजीज का आना जाना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ पे शुरू हो गया। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, एक बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से रेफ्यूजीज यहाँ पे आए। अब जब रेफ्यूजीज यहाँ पे आएंगे, ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, आपके घर में 5 लोग हैं, आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का अनाज है। अगर आपके घर में 15 लोग आ जाते हैं, तो उन 5 लोगों के अनाज के साथ आपने इन 15 लोगों को अकोमोडेट करना है, इन 15 लोगों का देखभाल करनी है, वो कैसे करेंगे? ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको फूड शॉर्टेज हो जाएगी। तो जब रेफ्यूजीज यहाँ पे आए तो क्या हो गया, फूड की शॉर्टेज हो गई। फूड शॉर्टेज होगी तो उससे मतलब यही रेफ्यूजीज के आने की वजह से यहाँ पे एक इन्फ्लेशन मीन्स की कीमतें, माउंटिंग इन्फ्लेशन मीन्स की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारी सरकार के पास क्या है, हमारी सरकार सरकार के पास प्रॉब्लम्स ये है, तो इनका सोल्यूशन हमें निकालना है। इन्हीं के सोल्यूशन के लिए हमने 5 ईयर, जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, वो इन्हीं के सोल्यूशन ढूंढने के ऊपर बेस्ड है। स्टूडेंट, समझ में आया? यहाँ पे देखेंगे, प्लान का फोकस क्या था, एग्रीकल्चर। क्यों प्लान का फोकस क्या था स्टूडेंट्स? प्लान का फोकस था एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे रेफ्यूजीज आए थे और फूड शॉर्टेज हो गई थी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि सबसे पहले अपने एग्रीकल्चर के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ा, ठीक है। हमारा फोकस क्या रहा, एग्रीकल्चर के ऊपर। दूसरा, प्राइस स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे रेफ्यूजीज के आने की वजह से माउंटिंग इन्फ्लेशन हो गई थी, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा, हमें हमारा ध्यान प्राइस स्टेबिलिटी पे गया कि हम इन 5 सालों में जो अपनी प्राइसेस को हैं, जो इन्फ्लेशन, इसको ख़त्म करेंगे, ये जो हमारी प्राइसेस हैं इनको स्टेबल करेंगे। स्टूडेंट, तीसरा था पावर एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये भी हमारा एक इशू था कि आने वाले 5 सालों में अपने ट्रांसपोर्ट को ठीक करेंगे, और पावर एंड ट्रांसपोर्ट का जो मसला है इसको हम ठीक करेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलेंगे हम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज, फूड्स, सेल्फ सफिशिएंसी एंड कंट्रोल ऑफ प्राइसेस वर मोर और लेस अचीव्ड। जब 5 साल पूरे हो गए, जब 5 साल स्टूडेंट्स पूरे हो गए, तो जब हम इसका आंकलन करने लगे, तो हमने देखा कि जो वहाँ से रेफ्यूजीज आए थे, उनका रिहेबिलिटेशन, ठीक है, उसमें हम सक्सेसफुल रहे कि उनको हमने अच्छे से अकोमोडेट कर दिया। जो फूड की शॉर्टेज थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे उस साल अच्छा मानसून हुआ था, उन 5 सालों में अच्छा मानसून हुआ था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा हो गया। अब एग्रीकल्चर के ऊपर हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि देखो उस टाइम पे हमें सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ा था। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास एग्रीकल्चर ही तो था, उसके अलावा क्या ही था हमारे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और लकीली उस टाइम पे मानसून भी अच्छा हुआ, तो हमारे अच्छी फसलें फसलें वगैरह जो हैं वो अच्छी हो गई, जिसकी वजह से जो हमारी फूड शॉर्टेज थी, वो फूड शॉर्टेज का जो की समस्या थी, वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और प्राइसेस वर कंट्रोल ऑफ प्राइसेस, मतलब प्राइसेस के ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत, काफ़ी हद तक हमने लगाम लगा दी थी। तो नेक्स्ट देखेंगे, इट वाज अ सक्सेसफुल प्लान। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट ग्रोथ ग्रोथ क्या था, हमने ये टारगेट रखा था कि हमने अगले 5 साल में हमारा ग्रोथ क्या रहेगी, 2.1%, मतलब कि जीडीपी में हम इतना इंक्रीज करेंगे। लेकिन हमें कितनी ग्रोथ मिली, 3.61%। तो ये मैसिव सक्सेस थी। ये क्या थी स्टूडेंट्स? फर्स्ट जो प्लान था, मैसिव सक्सेस। इसको आप क्या कहेंगे, मैसिव सक्सेस, बिकॉज हमने टारगेट 2.1% का सेट किया था, हमें क्या मिला, 3.6% का मिला। तो हमारा जो फर्स्ट प्लान था वो सक्सेसफुल रहा। अब यहाँ पे तक आपको समझ में आ गया? नहीं आया तो मैं आपको नट शेल में फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। 1951 और 56 के दौरान हमें क्या प्रॉब्लम थी? पहली प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज इन्फ्लक्स हुआ था, बहुत ज़्यादा रेफ्यूजीज आए थे, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस हुआ और मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया।
टारगेट हमने हमारे पास ये प्रॉब्लम थी और इसके सोल्यूशन के लिए हमने प्रोग्राम बनाया, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो इनके ऊपर फोकस करना था। जब हमने 5 साल में देखा, 5 साल के बाद हमने देखा, तो हमने ये तीनों टारगेट अचीव कर दिए, ठीक है। तो हमारा जो टारगेट ग्रोथ था वो 2.1% था और कितना हुआ 3.6%। आपको एग्जामिनर अगर पूछेगा कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया था, कौन से प्लान में दिया था, तो फर्स्ट प्लान में। या फिर अगर आपको पूछेगा कि फर्स्ट प्लान में जो फर्स्ट प्लान में है सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, इंडस्ट्री पे किया गया था या एग्रीकल्चर पे, तो आपने कहना है एग्रीकल्चर पे। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे तक आपको अच्छे से समझ आ गया होना चाहिए। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो फर्स्ट प्लान क्या था, जो ये जो फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये किस पे, हॉरर डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड था। हॉरर डोमर मॉडल क्या कहता है कि आप हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, अगर आपको हायर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपके पास होगी तो उससे क्या होगा, आपकी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होंगी। अगर आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हायर कैपिटल स्टॉक होगा, ठीक है। तो सबसे मतलब हॉरर डोमर मॉडल क्या कहता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। मान के चलिए अब मुझे अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है ना, तो मैंने आपको बोला कि मेरे पास 1951 में क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चर है, सिर्फ एग्रीकल्चर है, तो मैंने इस पे ही फोकस किया। मेरा मेरा काम है इसी पे फोकस करूंगा। इससे मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है, उससे मेरी सेविंग बढ़ेगी, ठीक है, उससे मेरी सेविंग बढ़ेगी तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएंगी, ठीक है। और जब मेरे पास सेविंग बढ़ी या ये सब कुछ प्रोडक्शन मेरा अच्छा हो गया तो मेरे पास कैपिटल स्टॉक भी होगा। तो यही एक साइकिल है, इसी को क्या बोलते हैं, हेरार्ड डोमर मॉडल, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो किसके ऊपर बेस्ड था, हेरार्ड डोमर मॉडल के ऊपर। तो अगर एग्जामिनर आपको इस प्लान से कुछ चीज़ें पूछेगा तो या तो वो ये पूछेगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पे बेस्ड था, वो था ये। और दूसरा आपको ये पूछ सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्रायोरिटी किस पे दी गई थी, तो फ्रेंड्स वो प्रायोरिटी हमने दी थी एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट चले सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान में अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब मैंने आपको कहा कि हम आज़ाद हुए 1947 में, तो हमें स्क्रैचेस से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हमें कुछ पता नहीं कि प्लानिंग कैसे की जाती है, ठीक है। एक कंट्री को किस तरह से गवर्न किया जाता है, एक कंट्री को किस तरह से चलाया जाता है, एक कंट्री की इकोनॉमी को किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है। तो हम कभी अपना फोकस यहाँ पे ले जा रहे हैं, कभी हम अपना फोकस यहाँ पे ले जा रहे हैं, कभी हम अपना फोकस तीसरी चीज़ पे लेके जा रहे हैं। अब देखिए हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया, हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने अपने एग्रीकल्चर के ऊपर इन्वेस्ट किया, हमें उसके रिजल्ट्स अच्छे खासे मिले। तो लॉजिक यही कहता है कि हमें किसी और चीज पे, हम अपनी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस तो करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस चीज को छोड़ दें। बिकॉज हमें इसका जो प्रॉफिट है ना, इसका जो प्रॉफिट है ना, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट हमें मिला इन टर्म्स ऑफ मनी, आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि इन टर्म्स ऑफ मनी इसका जो प्रॉफिट मिला है ना, इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते, इस चीज़ को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ कि हमें लगा कि नहीं जी, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो तो ठीक हो गया, अब हम अपनी अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करना है। हमारा फोकस एग्रीकल्चर से कहाँ चला गया, इंडस्ट्री के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया, फेल। ऑब्वियस सी बात है ना, फेल ही होगा जब हमने ध्यान ही नहीं दिया, एक ही बार उसके उसके ऊपर ध्यान दिया और छोड़ दिया। ऐसा थोड़ी होता है। अब हमें ठीक है, अगर मान के चलो सेकंड में हमने इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, थर्ड पे हमने वापस अगर हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं, फोर्थ में हम कोई और गोल लेते हैं, लेकिन हमें साथ में इसको हर प्लान में लेना चाहिए, हमें इसको हर प्लान में लेना चाहिए था। बिकॉज यही तो हमारे पास एक एज इंडियन इकोनॉमी का स्रोत, जिसको हम कह सकते हैं बेस, जो इंडियन इकोनॉमी की थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर ही तो थी। लेकिन सेकंड में क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू साहब का जो झुकाव है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ है, किसकी तरफ, सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ। सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हर चीज को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, अगर इंडस्ट्री होगी उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। इस चीज को आप समझेंगे, इस चीज को आप समझे। दिस सेकंड प्लान वाज कंसीव्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम फर्स्ट जब हमने फर्स्ट प्लान बनाया था, हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं थी, ठीक है। हमारे पास रिफ्यूजीज बहुत ज़्यादा थे, उनको अकोमोडेट करने की प्रॉब्लम थी, उनको फूड ग्रेन्स देने की प्रॉब्लम थी, उनको खाना देने की प्रॉब्लम थी, ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थी। लेकिन जब हमने 56 में पहुंचते हैं, 56 में हमने क्या किया, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो फूड ग्रेन्स की प्रॉब्लम खत्म। हमने जो रेफ्यूजीज थे उनको क्या कर दिया, हमने उनको रिहेबिलिटेट कर दिया, उनका प्रॉब्लम खत्म। प्राइसेस को हमने कंट्रोल कर दिया, तो अब हम जो अगला प्लान बना सकते थे वो हम बिल्कुल एक इत्मीनान से बना सकते थे। हमारे पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स थी कि हम किसी और चीज़ को, हम और कोई टारगेट्स लेंगे, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लीजिए कि 1956 में ये सिचुएशन थी कि हम इकोनॉमिकली स्टेबल थे। क्यों थे, मैंने आपको बता दिया। इट वाज फेल्ट एग्रीकल्चर कुड बी अकॉर्डेड लोअर प्रायोरिटी। मैंने आपको पहले बोला कि जब इनको लगा कि हाँ ठीक है जी, हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो गया, तो अब इसको हम लेस प्रायोरिटी देंगे, अब दूसरा प्रायोरिटी हमारी अदर चीज़ें होनी चाहिए। जैसे इसमें हमने क्या लिया, इंडस्ट्री को प्रायोरिटीज दी, ठीक है। तो इंडस्ट्री को हमने यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी। ये हमने यहाँ पे गलती कर दी कि हमने एग्रीकल्चर को लेस प्रायोरिटी दी। क्यों भाई, उसी की वजह से तो हमारी इकोनॉमी चल रही है। उसको आपने अपनी प्रायोरिटी से बिल्कुल बाहर निकाल के एक नए सब्जेक्ट को ले लिया, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी बहुत कुछ खामी थी, हमारी प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग की थोड़ी बहुत कुछ खामी थी, ठीक है जी। कॉन्फिडेंस वाज बूस्टेड बाय द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब जो हमारे इकोनॉमिक जो प्लानिंग कर रहे थे लोग, उनका मोराल तो बहुत हाई हो गया, ठीक है। वो हवा में आ गए कि भाई नहीं, हमने पहला ऐसा प्लान बनाया और हमें उसमें ग्रोथ अच्छी खासी मिली, हमने उसके टारगेट्स अचीव कर लिए, तो अब हम जिस चीज़ पे हाथ रखेंगे वो सोना हो जाएगा, ठीक है। तो उनका कॉन्फिडेंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के सक्सेस से, इन जो पॉलिसी मेकर्स थे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो था वो काफ़ी हाई था। इंडस्ट्री, particularly heavy industry was the focus on the second 5 year plan। तो अब आंसर, अगर आपको क्वेश्चन ये आता पेपर में कि सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या फोकस था, तो वो था दोस्तों इंडस्ट्री। मैंने आपको बोला पहले में उन्होंने क्या देखा, एग्रीकल्चर, हाँ जी अच्छा है, अब चलो शिफ्ट कर दो इंडस्ट्री के ऊपर। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमारा फोकस किसके ऊपर था, इंडस्ट्री के ऊपर। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज यूज्ड टू सेट ए गोल ऑफ 25% राइज इन नेशनल इनकम, ठीक है। जो हमारी नेशनल इनकम थी, हमने सोचा कि अगर हम इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे, नेक्स्ट 5 सालों तक हमने टारगेट रखा कि हमने अपनी हैवी इंडस्ट्री को डेवलप करना है, जिसकी वजह से हम अपनी जो नेशनल इनकम है यानी जीडीपी को कितने बाई 25% हम बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे देखें, this plan recommended that the Indian economy should place a greater emphasis on heavy industries, which might lead to stronger long-term growth। ठीक है, हालांकि ये कुछ हद तक नहीं, ये बिल्कुल सही है कि सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया कि हमने अपना पूरा का पूरा फोकस डाल दिया किस पे, हैवी इंडस्ट्रीज पे। कि अगर आपने मतलब जो हैवी इंडस्ट्रीज है, अगर हम इनके ऊपर इन्वेस्ट अब भी करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देंगी, ये हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देंगी। लेकिन नुकसान यहाँ पे ये था कि हमें ये चीज़ तो करनी चाहिए थी, लेकिन एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए था। फिलहाल उस चीज़ को छोड़ो, यहाँ पे ध्यान दो कि सेकंड 5 ईयर प्लान का यही फोकस था कि अगर हम अपनी हैवी इंडस्ट्री के ऊपर अभी फोकस करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म में हमें फायदा देगा, ठीक है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेक्स लेड टू pruning of development targets, the price rise was also seen। अच्छा, अब देखिए इसका क्रक्स में आपको दूं कि ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ना, सेकंड 5 ईयर प्लान था, अब यहाँ से देखिए टारगेट ग्रोथ हमारा क्या था, हमने टारगेट रखा था 4.5%। 4.5% हमारा टारगेट था, लेकिन हम अचीव कितना कर पाए, 4.3%। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, फेलियर। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो टोटली फेलियर था, वो फेल हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए जी, अब हमें दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि हमें इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना है। इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना है तो इंडस्ट्री के लिए हमें मशीनरी चाहिए, हमें न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें हर कुछ नई चाहिए, नई चीजें चाहिए, मॉडर्नाइजेशन करनी है तो नई चीजें चाहिए। अब हमारे पास खुद के पास तो कुछ है भी नहीं, हमें सब कुछ क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तो वो जो हम जो अपना इंपोर्ट, हम अगर यूएस से या यूके से हम कुछ चीज़ें लेते तो हमें वहाँ से जो मनी जो या जो हमें पैसा देना पड़ेगा वो हम कहाँ से देंगे, अपने फॉरेक्स से रिजर्व से। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होने लगे, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म होने लगे, एग्रीकल्चर के ऊपर वैसे ही ध्यान नहीं दिया, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऊपर हमने वैसे ही ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम, हालांकि इंडस्ट्री हमारी थोड़ी बहुत सेटअप हो गई,
ऐसा नहीं कि हमारी हम इंडस्ट्री को सेटअप नहीं कर पाए, लेकिन हमें जो ग्रोथ चाहिए था, जो हमारा सपना था, वो हम अचीव नहीं कर पाए। तो इस प्लान को हम फेलियर कह सकते हैं। हाउएवर हाउएवर इन द सेकंड 5 ईयर प्लान कुछ स्टील मिल्स, ठीक है, जैसे भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला, ये हमने जैसे यूएसएसआर या जर्मनी, इनकी हेल्प से भिलाई, दुर्गपुर और राउरकेला में कुछ स्टील जो स्टील प्लांट्स हैं उनको हमने इस्टेब्लिश किया। दूसरा 5 ईयर प्लान के दौरान क्या चीज़ें हुई, दिस प्लान इंक्लूडेड इंक्रीज्ड कोल प्रोडक्शन एंड द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा रेलवे लाइंस, ठीक है, हमने ये अपनी कोल प्रोडक्शन को बढ़ाया, और दूसरा हमने अपने रेलवे को थोड़ा बहुत ठीक किया, ठीक है, अपने रेलवे लाइंस को थोड़ा बहुत ठीक किया इस प्लान के दौरान। होमी जे भाभा वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द, हमने इस दौरान क्या किया, 1957 में हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप हुआ। क्या हुआ, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये इस दौरान की बात हो रही है, ठीक है, ये इस दौरान की बात हो रही है। तो हालांकि हमारा 56 में ही ये प्लान खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हो जाती हैं कि हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन हम यहाँ पे सेटअप कर देते हैं 1957 में, जिसके हेड कौन है, जिसको किसने हेड किया था, होमी जे भाभा ने, ठीक है, होमी जे भाभा। एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूट आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसको भी हमने लॉन्च कर दिया इसी दौरान में, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान हाउएवर फेलियर था, लेकिन इसमें हमने कुछ डेवलपमेंट्स की, कि हमने कुछ इंडस्ट्रीज जैसे मेनली स्टील इंडस्ट्री के कुछ प्लांट्स वगैरह हमने इंस्टॉल कर दिए, यूएसएसआर की हेल्प से, जर्मनी की हेल्प से, यूके की हेल्प से, कुछ ये हमने कर दिए। दूसरा हमने एटॉमिक एनर्जी कमीशन सेटअप हो गया, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की फाउंडेशन हमने यहाँ पे कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 में। अब यहाँ का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। 1962 में, ध्यान रखेंगे, 1962 में इंडिया ने क्या किया था, चाइना के साथ वॉर लड़ी थी, इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है। 1965 में क्या हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, ठीक है। और 65 और 66 में इंडिया के अंदर ना ड्रॉट, सूखा पड़ गया था। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। क्या चीज़ें, पहली तो ये कि 1962 में इंडियन सिनो वॉर हुई थी, यानी इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी। 1965 ने पाकिस्तान ने मौका देखते हुए कि ये चलो यार, यहाँ पे भारत कमज़ोर हो ही गया, तो हम भी यहाँ से हमला कर देते हैं, तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाती है, और यहाँ पे हमारे 1965 और 66 में सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी फसलें वगैरह बर्बाद हो जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें क्या करना है, कुछ भी पॉलिसीज बनानी है, कोई भी पॉलिसीज, देखो पॉलिसीज हम यहाँ पे क्या बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारा संभव फर्स्ट प्लान से एग्रीकल्चर हमारा सेटअप हो गया, और सेकंड प्लान से इंडस्ट्री हमारी सेटअप हो गई है। तो हम थर्ड प्लान, अब हम कौन सी स्टेज में आ गए, हम टेक ऑफ स्टेज में आ गए हैं। हम कौन सी स्टेज में आ गए हैं फ्रेंड्स, हम आ गए हैं टेक ऑफ स्टेज में। टेक ऑफ स्टेज में क्या हो गया कि अब हमने अपनी बेस सेट कर दी है, हमारी इंडस्ट्री सेट हो गई है, ठीक है। अब हमें अपना एग्रीकल्चर सेट हो गया, अब हमें सिर्फ इनकम आएगी, ठीक है। तो हम कोई भी प्लान अब यहाँ से आगे बनाएंगे, कोई भी प्लान हम यहाँ से आगे बनाएंगे, तो हमें हमें मतलब आसानी होगी। आसानी क्यों, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर और हमारी इंडस्ट्री दोनों सेट हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेट हो गया था। अब इंडियन इकोनॉमी की स्टेज में थी, टेक ऑफ स्टेज में। लेकिन जब हमारी इंडियन इकोनॉमी टेक ऑफ स्टेज में होती है, तो उसी दौरान तीन घटनाएं हो जाती हैं, 62 का वॉर, 65 का वॉर और ड्रॉट, ठीक है। तो जो भी हमारे जो प्लानिंग होगी, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते होगी। As its conception, it was felt that the Indian economy has entered a take-off stage. मैंने आपको समझा दिया। Therefore, it aimed to make India a self-reliant and self-generating economy. एग्जामिनर क्या पूछेगा, मैंने आपको एक टेबल बनवाया था शुरू में। पहले आपने बताया था फर्स्ट प्लान कब से कब तक था, दूसरे टेबल में लिखना था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ रिलायंट का यहाँ पे मैं आपको मतलब समझाना थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ। हमने कहा कि हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में, अब हम थर्ड 5 ईयर प्लान की बात कर रहे हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया, इंडस्ट्री सेट की, जिसके लिए मशीनरी की ज़रूरत थी। कुछ तो हमने यूएसएसआर से हेल्प ली, जर्मनी से हेल्प ली। कहने का मतलब है कि हमने हमारा इंपोर्ट, यानी हमारा इंपोर्ट पे खास ध्यान था, हमें इसके लिए इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे फॉरेक्स जो है, फॉरेक्स रिजर्व्स जो है वो कम हो गए। तो जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ना, इसका हमारा ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, सेल्फ रिलायंस, कि हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है। दूसरे में भी हमारा ग्रोथ ही था कि अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे तो ग्रोथ, मतलब उससे ग्रोथ ही तो हमारा टारगेट है कि हमें ग्रोथ मिलेगी।
लेकिन हमें वहाँ पे क्या किया, हमने वहाँ पे किया कि हमें इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया, हमें हमसे हमसे इम्पोर्ट ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हमने थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने क्या किया कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। यानी सेल्फ रिलायंट का मतलब हो गया कि कंट्री के ही रिसोर्सेज को यूज़ करना है, हमें इम्पोर्ट डिपेंडेंट नहीं होना है। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें ऐसा नहीं है कि चलो जी हम यूके के पास चले जाएँ, रशिया के पास चले जाएँ, कि चाइना के पास चले जाएँ, ऐसा नहीं है। हमें अपने जो भी कंट्री के रिसोर्सेज को, ठीक है, कंट्री के हिसाब से यूज़ किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, सेल्फ रिलायंट। ठीक है, सेल्फ रिलायंट होना कि मतलब अपने अपने महत्व को समझना। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थोड़ी थी, हमारे पास रिसोर्सेज की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, कमी थी बस उस टेक्नोलॉजी की कि जिससे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने इसी चीज़ को प्रायोरिटी दी कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को अपने ही रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके जनरेट करना है। ठीक है जी। थर्ड 5 ईयर प्लान का ये हमारा मुद्दा था। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट टू प्लान्स, फर्स्ट प्लान क्या था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन was seen as a limiting factor in India's economic development। ठीक है, पहले में तो हमने पहले प्लान में तो एग्रीकल्चर पे अच्छा फोकस दिया और एग्रीकल्चर ने हमें फ़ायदा भी दिया। लेकिन सेकंड प्लान में हमने शिफ्ट कर दिया इंडस्ट्री के ऊपर, एग्रीकल्चर को नेगलेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर में हमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जब हमने हमारी इकोनॉमिक जो प्लानिंग कमीशन थी उसको ये महसूस हुआ कि अगर हमें इंडिया की डेवलपमेंट करनी है तो हमें एग्रीकल्चर का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर हम इंडस्ट्री भी सेटअप करते हैं या कोई थर्ड चीज़ भी सेटअप करते हैं तो हमें एग्रीकल्चर को साइड बाय साइड लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर वाज टॉप प्रायोरिटी टू द सपोर्ट द एक्सपोर्ट एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब हमने थर्ड में वापस हम कहाँ से इंडस्ट्री से शिफ्ट होके कहाँ पे आ गए, एग्रीकल्चर पे। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट मार लिया, हमने वापस शिफ्ट मार लिया फ्रेंड्स एग्रीकल्चर के ऊपर। क्यों? बिकॉज हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने काफ़ी ज़्यादा हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं। जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं तो हमें पता चला कि अब इंडस्ट्री तो अभी हमने ही अभी सेटअप की है, या अभी थोड़ी फ़ायदा देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने इस पे इन्वेस्टमेंट की तो फ़ायदा तो ये बाद में देगी, फ़ायदा तो फ्रेंड्स ये बाद में देगी। ठीक है जी। तो इसलिए हमारे इकोनॉमिक जो प्लानिंग कमीशन था उसने क्या किया कि थर्ड ईयर में हमने टारगेट क्या रखा, हमारा गोल था कि सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, जिसके लिए वापस से एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी। तो फोकस हमने वापस कहाँ पे लाया, इंडस्ट्री से हमने फोकस लाया वापस एग्रीकल्चर के ऊपर, बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस ऑफ दी। अच्छा, ये चीज़ हमने पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। The plane was a through failure in reaching the targets due to unforeseen events। लेकिन ये भी कंप्लीट ये भी हम जो 5 ईयर प्लान है ये भी कंप्लीट फेलियर है। अभी तक हमने 3 प्लान्स पढ़े जिसमें सिर्फ फर्स्ट प्लान जो है सक्सेसफुल है, सेकंड भी फेलियर है और थर्ड भी फेलियर है। थर्ड फेलियर क्यों है, हमने गोल तो अच्छे सेट किए थे लेकिन कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। मैंने आपको कहा चाइनीज़ एग्रेशन 1962 में हमें चाइना के साथ लड़ना पड़ा, इंडो पाक वार, ठीक है, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई और सीवर ड्रॉट यानी सूखा पड़ गया। अब मुझे बताओ अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, सम टोटल मैं अपने डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ। ये मेरी कंट्री की टेरिटरी है, ठीक है, ये मेरा प्यारा भारत है। ठीक है, इसको आप मेरा प्यारा भारत समझ लीजिए। मैं इसके डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर के पे ध्यान दिया, फिर मैंने इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दिया। अब मेरे प्यारे भारत के साथ इस तरफ से पाकिस्तान है और इस तरफ से चाइना है। ठीक है, यहाँ पे 62 में इसने अटैक कर दिया और 65 में इसने अटैक कर दिया। अब मेरे प्यारे भारत को ये महसूस हो गया कि नहीं, ये अब भी अटैक कर सकते हैं तो ये बाद में भी अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। समझ में आई? यहाँ से हमारी जो है प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। अब मुझे एग्रीकल्चर, ठीक है, फूड ग्रेन्स के साथ साथ इंडस्ट्री के साथ साथ मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना डिफेंस भी स्ट्रांग चाहिए। क्या चाहिए, मुझे अपना डिफेंस भी स्ट्रांग चाहिए। तो हमारा जो इंटरेस्ट है, ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो डेवलपमेंट से हमारा जो इंटरेस्ट है वो कहाँ से शिफ्ट हो जाता है,
डेवलपमेंट ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस के डेवलपमेंट में हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। हमने एग्रीकल्चर को भी आधा अधूरा वहीं पे छोड़ा, इंडस्ट्री को भी वहीं पे छोड़ दिया, और कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे अनफोर्सीन इवेंट्स हो गए कि हमें ना चाहते हुए भी डिफेंस डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान देना पड़ा। ठीक है, डिफेंस डेवलपमेंट की तरफ अपना ध्यान देना पड़ा। द डेथ ऑफ, अब दूसरी चीज यहाँ पे देखिए द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1964 में, ये मतलब मैं बता रहा हूँ फेलियर के रीज़न क्या है। 62 का वार है, 65 का वार है, उसके बाद कंप्लीट ड्रॉट है। ठीक है, हमारा फोकस चला जाता है कि अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने में। इसी दौरान क्या हो जाता है कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, उनका निधन हो जाता है। फिर हमारे यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, और उनका भी कुछ क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस में क्या हो जाता है, निधन निधन हो जाता है, और अब हमारा देश वापस डगमगाना स्टार्ट हो गया है। द टारगेट ग्रोथ रेट वाज, हमने कितना किया था, 5.6%। हमने टारगेट सेट किया था 5.6%, लेकिन सिर्फ 2.4% ही हम इसको अटेन कर पाए। तो इसको तो हम कंप्लीट फेलियर, इसको हम फेलियर नहीं कहेंगे, इसको हम कंप्लीट फेलियर कहेंगे। स्टूडेंट्स को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट फेलियर। क्यों? क्योंकि हमने टारगेट ये सेट किया था और मिला हमें 2.4%। ठीक है, थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमने फर्स्ट टाइम जो हमारे रुपी है ना, उसको डीवैल्यू किया गया था। डीवैल्यू, ठीक है, यानी पैसे की कीमत को घटाना एज कम्पेयर टू डॉलर। आज हम कहते हैं कि डॉलर जो इंडियन रुपीज़ है वो इक्वल टू 70 रुपीज़ इक्वल टू $1 और समथिंग अराउंड ये है। ठीक है, ये क्यों है? ये हमने फर्स्ट टाइम पे मतलब कि थर्ड ईयर प्लान जब था, हमने अपने रुपीज़ की वैल्यू को डीवैल्यू किया था, यानी कम किया था। उसका रीज़न ये था डीवैल्यू, देखो हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू क्यों करते हैं? ठीक है, हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, जैसे आप मैं कहूँगा कि बांग्लादेश की करेंसी, या देखें इंडोनेशिया की करेंसी है। इंडोनेशिया की करेंसी इंडिया की करेंसी से बहुत ज़्यादा कम है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि इंडियन रुपी इज़ इक्वल टू जो इंडोनेशिया की करेंसी है, वो इंडोनेशिया के हिसाब से 50 रुपीज़ के हिसाब से है। ठीक है? तो सपोज करो अगर आप मतलब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको कुछ शेयर्स मिलते हैं 20 रुपए के। ठीक है, आप सपोज करो इंडिया में वही शेयर्स की कीमत ज्यादा होगी। ठीक है, इंडिया में आपको 1 रुपए के क्या शेयर्स मिलेंगे, मानो आपको 1 रुपए के एक शेयर मिल रहा है, तो वहीं पे इंडोनेशिया में 1 रुपए की कीमत क्या है, 50 रुपीज है। 50 रुपीज मीन्स कि हमारे हमारे 1 रुपए की कीमत उनसे ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ से 50 रुपीज़ वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने 50 रुपीज़ यहाँ से इन्वेस्ट करता हूँ वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, आपके 100 रुपये वहाँ पे 1000 के बराबर होंगे, तो आपने 1000 रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया। तो हम ये क्यों करते हैं? हम अपने मनी को डिवैल्यू इसलिए करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम अपने जो पैसा है उसकी डिवैल्यूएशन करते हैं। तो थर्ड 5 ईयर प्लान में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमने अपने पैसे को डी वैल्यू किया था। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड ए प्लान्ड हॉलीडे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अब देखो, जो अब यहाँ से आगे जो नेक्स्ट प्लान 5 ईयर प्लान आने वाला था, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब इंडिया एक ऐसी स्टेज में है, मतलब एक कंफ्यूज स्टेज में है। ठीक है, तो उन्होंने एक ब्रेक ले लिया कि हम अगले नेक्स्ट 2-3 साल तक हम कोई भी प्लान जो है नहीं लाएंगे। ठीक है, तो अगले 2-3 साल तक हमारे 1969 तक क्या होता है, एनुअल प्लान्स आते हैं। एनुअल प्लान्स आते हैं, ठीक है, तो ये जो 2-3 एनुअल प्लान्स, इनको क्या बोलते हैं, प्लान, इनको हम प्लान हॉलीडेज बोलते हैं, प्लान्ड हॉलीडेज। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है जहाँ पे हमारे प्लान्स नहीं आते थे, उसको हमने क्या नहीं आए, उसको हमने क्या बोला, प्लान्ड हॉलीडे। पॉइंट दैट प्लानिंग वाज नाउ डन ऑन ए ईयरली बेसिस। ठीक है, अब क्या था कि अब 5 ईयर प्लान की जगह, यानी 5 ईयर्स की जगह हम ईयरली बेसिस के ऊपर क्या कर रहे थे, प्लान्स वगैरह बना रहे थे। ठीक है, 1965 से 60 टाइम, अब देखो यहाँ पे ये कंप्लीट फेलियर था, ये जो तीसरा हमारा 5 ईयर प्लान था, ये कंप्लीट फेलियर था, लेकिन कुछ फेवरेबल आउटकम्स भी थे कि इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन देखी। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हालांकि अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एग्जाम मैं आपको बता देता हूँ कि हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को हमें यूज़ किया था। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन इस टाइम पीरियड में होता है।
कुछ डैम्स वगैरह यहाँ पे जैसे पंजाब, हमारा पंजाब ये नदर्न प्लेन्स जो है ना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर पोटेंशियल है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे कुछ डैम्स वगैरह सेटअप किए और पंजाब में व्हीट की जो प्रोडक्शन है वो अच्छी खासी हुई, ठीक है? व्हीट की प्रोडक्शन कुछ लास्ट के 1-2 साल में अच्छी खासी प्रोडक्शन हुई। तो ऐसा नहीं, कंप्लीट फेलियर के साथ-साथ हमने ये कुछ चीज़ें भी देखी। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और साथ में मेरी तबीयत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, आपने फ़ील किया होगा। हमने जो 3 5 ईयर प्लान्स पढ़े हैं, ये आज इतना ही रखिए। कल मैं 4th और आगे जितने भी सारे के सारे कंप्लीट कर दूँगा। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? हम आने वाले टाइम में ये सब मैंने आपके लिए मटेरियल जो है सेट करके रखा हुआ है, तो कल इसको देखते हैं, ठीक है? फिलहाल धन्यवाद। टेक केयर।